हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं डायरेक्टली हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सर एक येस बैंक से रिलेटेड एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया जाए। एंड जो दूसरा चैनल है मतलब स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसके ऊपर अगर आप बना दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले येस बैंक से रिलेटेड। एंड येस बैंक से रिलेटेड कौन सी चीज़ कि येस बैंक क्या यहाँ पे 1000 के ऊपर चला जाएगा या फिर येस बैंक यहाँ पे 30% क्रैश होके 12 रुपये पे आ जाएगा। अब ये 30% क्रैश होके 12 रुपये पे आ जाएगा, ये कहाँ से आ रहा है? तो कल के दिन भी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था कि एमके ग्लोबल ने ये बोला है कि येस बैंक का जो टारगेट है वो 12 रुपये तक यहाँ पे हो सकता है। हालांकि मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है कि ये जो अलग अलग ब्रोकर जो रहते हैं, फर्म्स रहते हैं, रेटिंग एजेंसियाँ होती है, वो जो भी बातें बोलती है उनके ऊपर हम लोगों ने ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए कि कहीं अगर कोई आ जाता है 12 बोल देता है तो हम लोगों ने बेचना चाहिए, या फिर कोई आकर अगर ये भी बोल देता है कि 1000 जाएगा तो हम लोगों ने खरीदना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को येस बैंक से रिलेटेड दोनों पॉइंट्स बताने वाला हूँ, पॉजिटिव पॉइंट भी बताने वाला हूँ प्लस नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ, ताकि फिर आप डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो सके कि क्या आपने येस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों साइड्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स के साथ, क्योंकि ये पॉपुलर हुआ था नेगेटिव पॉइंट्स के ही साथ ही। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ें देखते हैं, बिजनेस देखते हैं। एंड येस बैंक की अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो हर किसी को यहाँ पे पता है कि उनका बिजनेस बहुत ही टफ सिचुएशन से जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें मैं अभी के मैनेजमेंट को दोष बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये पुराना जो मैनेजमेंट था उन्होंने ये सब गफला करके रखा था। राणा कपूर एंड उनके अंडर जो भी मैनेजमेंट था उन्होंने स्कैम करके रखा था, जो कि हर किसी को यहाँ पे पता है। इसलिए तो येस बैंक जो 400 पे चलता था वो हम लोग को बीच में तो 5-4 रुपये तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो बिजनेस की अगर हम लोग बात करें उसके बाद नो डाउट यहाँ पे आरबीआई ने चार्ज लिया, सब कुछ संभालने की कोशिश की, बट ओवरऑल अगर मैं बिजनेस की बात करूँ दोस्तों येस बैंक की, तो बिजनेस अभी भी हम लोग को कैसे देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। डैमेज है मतलब अगर मैं एक आसान भाषा में अगर आपको बोल दूँ तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है किसी के साथ, एंड उसके बाद जो बड़ी इंजरी होती है उस सिचुएशन में कैसी हालत हो जाती है, वैसी ही हालत हम लोग को येस बैंक के बिजनेस में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो हर किसी को पता है कि येस बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनके एनपीएस। उनके एनपीए आपको पता है कितना है? लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ के बीच के एनपीएस है। मतलब इसमें में तो एक मिड कैप कंपनी बन जाए, इतना बड़ा उन्होंने लोन ऐसे कंपनीज को बांट कर रखा था कि शायद से वो पैसा ही वापस आना अभी डाउटफुल हो चुका है। सो एनपीए ये सबसे बड़ा येस बैंक का प्रॉब्लम है। देन अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो प्रोविजन, आप सभी लोगों को पता है येस बैंक लगातार यहाँ पे हेवी प्रोविजन करते रहता है, जिसके चलते उनका जो प्रॉफिट है वो कमा रहे हैं वो भी लगातार वो गवाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो येस बैंक के में क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी का था वो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आपको पता चलेगा कि येस बैंक का सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे येस बैंक के नंबर्स ओपन किए हैं। ज़्यादा हम लोग नंबर को डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बस आपको मेन जो क्रक्स है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो येस बैंक ने इस वक्त प्रॉफिट कितना कमाया था, ये देखिए पॉइंट नंबर 7 बताते हैं येस बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया था 79,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। रुपीज़ इन लैक्स करोड़ में रहते, मिलियंस में रहते, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, बट कितना 79,000। लास्ट क्वार्टर में कितना था यही प्रॉफिट, लगभग 58,000 के रेंज में था। सो आप देख सकते हैं 58 से बढ़कर कितना हो गया 79 हुआ, और एक साल पहले कितना था लगभग 67,800, कितना 67,800। तो आप चेक कर सकते हो कि 67,800 का प्रॉफिट 79 हो गया एक साल में, एंड 58,000 का प्रॉफिट 3 ही महीने में 79,000 हो गया। ये तो कितनी बढ़िया बात है। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इस प्रॉफिट से हम लोगों ने खुश होना नहीं होता है, क्योंकि बैंक्स के प्रोविजन भी होते हैं। अभी प्रोविजन मतलब क्या, ये भी मैंने आप लोगों को आसान भाषा में बताया है कि प्रोविजन मतलब बैंक करंट सिनेरियो में उनको शेयर होल्डर को बताना पड़ता है कि ऐसा कौन सा कितना लोन उन्होंने दिया है जो कि शायद से वापस नहीं आने वाला है, माइट भी वो लॉस यहाँ पे हो सकता है, तो वो उन्हें बताना पड़ता है। एंड प्रोविजन अगर आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे ही बताया है, वो है 58,000, कितना 58,000। यही सबसे बड़ी दिक्कत है येस बैंक की, एंड इसीलिए येस बैंक ने जो 79,000 का प्रॉफिट कमाया था उसमें से 58,000 उनको हटाना पड़ता है। ऐसा दिखाना पड़ता है कि शायद से वो पैसा लॉस में ही चला गया, एंड अल्टीमेटली येस बैंक का प्रॉफिट फिर कितना हो गया
आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ तो अभी आप लोगों को बेटर थोड़ा सा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये है येस बैंक का प्रॉफिट 20,000 एंड लास्ट टाइम कितना था 41 और उसके पहले 30,000, सीधा 30,000 से 20,000 आ गया, 41,500 से 20,000 आ गया, जो कि हकीकत में कितना था 79 था। बट प्रोविजन बार बार यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, येस बैंक के प्रॉफिट को डिटोरिएट कर रहे, खराब कर रहे हैं। एंड ये सब कुछ हम लोग कह सकते हैं पुराने मैनेजमेंट के करतूत हम लोग को आज भी येस बैंक भुगतते हुए देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है येस बैंक के लिए। सो दोस्तों नंबर्स तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, राइट। अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों की सबसे बड़ी चिंता येस बैंक, मतलब ये तो सब कुछ ठीक है बट उससे भी बड़ी चिंता येस बैंक के लिए क्या है, तो वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड वो है दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी आप बोलो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे बड़ी चिंता, यस दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट में अच्छी तरीके से यहाँ पे घुल मिल गए हैं उनको पता है कि प्रमोटर यहाँ पे येस बैंक के कुछ भी नहीं है, जो पहले थे उनको हटाया गया एंड ये आरबीआई ने पूरा इसका कंट्रोल ले लिया। एंड आरबीआई को पता है दोस्तों कि यहाँ पे बैंक्स को बचाना है, तो आरबीआई के पास पावर रहती है कि बाकी बैंक्स को वो बोलती है कि इस बैंक में पैसा डालो करके। और दोस्तों आपको याद है कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे डीएस, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर लेता हूं तो आपको देखने को मिलेगा खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30% शेयर्स खरीदे हैं। उसी के साथ साथ एलआईसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसी के साथ साथ ये देखिए सारा हिस्सा लिखा हुआ है। एलआईसी ने लगभग 5% स्टेक खरीदा है, आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे लगभग 3% की हिस्सेदारी खरीदी है, एक्सिस बैंक की बात करें तो उन्होंने लगभग 2% के आसपास हिस्सा खरीदा है। देन बंधन बैंक की अगर हम लोग बात करें उन्होंने 1.18% हिस्सा खरीदा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम लोग बात करें 1.15% हिस्सा उन्होंने खरीदा है। उसी के साथ साथ एचडीएफसी लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें उन्होंने 4% हिस्सा खरीदा है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें उन्होंने 1.5% पैसा यहाँ मतलब 1.5% का स्टेक खरीदा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्या उन्होंने ये पैसा खुद के मन से लगाया, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आरबीआई के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर कोई ऐसी बैंक, बड़ी बैंक, देखिए छोटा कोऑपरेटिव बैंक्स के हिसाब से कंपेयर मत करना, जब कोई बड़ी बैंक अगर डूबने आ जाती है तो बाकी बैंक्स क्या करेगी, उसको बचाने के लिए पैसा लगाएगी। ऑब्वियसली ना, पैसा रहेगा तभी तो जाके वो बैंक टिकेगी। एंड आरबीआई ने तो अपना काम जबरदस्त कर दिया, येस बैंक को उन्होंने बचा दिया, वरना आपको पता ही है येस बैंक की हालत क्या हुई थी। 5 रुपए तक आया था स्टॉक, 5 रुपए, एंड आज आप देख सकते हैं एटलीस्ट टिका तो है। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने ये जो पैसा लगाया है, ये जो स्टेक उन्होंने खरीदा है, ये बाकी प्लेयर्स ने जो आए उन्होंने अपने मर्जी से नहीं खरीदा है। एंड ये स्टेक अपना बेच भी सकते हैं, बट इसके लिए रूल होता है। रूल क्या होता है, 3 साल का लॉकिंग पीरियड। यस, जब येस बैंक की हालत खराब हुई थी, आरबीआई ने बोला था इन सभी कंपनीज को कि आपको इसमें पैसा लगाना है। अभी वो पैसा लगाएंगे तो वो पैसा निकाल भी सकते, तो रूल के हिसाब से उनको 3 साल का लॉकिंग पीरियड था। एंड ये 3 साल का लॉकिंग पीरियड येस बैंक के जो पुराने शेयर होल्डर है उनके ऊपर भी है। मतलब जिनके पास येस बैंक के शेयर्स थे ना, 100 से ज़्यादा शेयर्स, वो भी अभी तक येस बैंक के शेयर्स नहीं बेच पाए हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मतलब बाकी लोगों को भी पता चले कि येस बैंक के शेयर होल्डर के साथ हकीकत में एग्जैक्टली क्या हुआ है। आज भी वो शेयर्स को ज़बरदस्ती के साथ होल्ड कर रहे हैं। सो ये जो 3 साल का लॉकिंग पीरियड है ना दोस्तों, ये अभी आने वाले समय में खत्म होने वाला है। ये देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 14 मार्च 2020 का आर्टिकल है, येस बैंक शेयर्स लॉक्ड इन फॉर 3 ईयर्स। सो ये लॉकिंग कब लगा था आप चेक कर सकते हो, मतलब मार्च 2020 में लगा था। सो मार्च 2020 के बाद अगर आप चेक करोगे तो 2021 हो गया 1 साल कंप्लीट, 2022 हो गया 2 साल कंप्लीट, एंड 2023 में दोस्तों मार्च 2023 में ये 3 साल का लॉकिंग पीरियड खत्म होने जा रहा है। उसके बाद आप ये बाकी के जो शेयर होल्डर्स है जो यहाँ पे आए थे, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, उसी के साथ आईडीएफसी फर्स्ट, आप इनको रोक नहीं सकते। फिर उनको यहाँ पे फ्रीडम है, वो अपने लॉकिंग को खत्म कर चुके हैं, वो चाहे तो येस बैंक में अपने हिस्से को बेचकर एग्जिट कर सकते हैं। एंड ये सबसे बड़ा चैलेंज है येस बैंक के लिए, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इनके पास बड़े हिस्सेदारी है। अगर आपको लगता है ये 1% 2% कम है, तो दोस्तों नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट एसबीआई तो यहाँ पे जरूर रहेगा, अगर खुद ही एसबीआई ही निकल गया तो फिर बाकी क्यों टिक जाएंगे यहाँ पे। तो ये तो सरकारी बैंक है, सरकार के वजह से इनको तो रहना ही पड़ेगा। वैसे तो देखा गया ज़्यादा हिस्सा तो ये रखेंगे ही रखेंगे, बट ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जो येस बैंक में निवेश करने जा रहे हैं ना, उनको ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड अगर नहीं पता है तो अभी आपको पता चला है, असली अग्नि परीक्षा येस बैंक की कब होने वाली है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मार्च में देखने को आप मिलने वाली है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। सर इतने नेगेटिव पॉइंट्स तो बोल दिए, अभी थोड़ा पॉजिटिव तो बोल दो। तो चलिए दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं। और उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो जरूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा चलो पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। कौन नहीं सुनना चाहेगा खुद के शेयर के बारे में, खुद के कंपनी के बारे में पॉजिटिव बातें। तो दोस्तों येस बैंक के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जो कि ऑलरेडी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि येस बैंक डूब नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आरबीआई उसको हमेशा बचाने के लिए आएगा। देखिए डूबना होता तो वो पहले ही डूब सकता था,
तो आरबीआई ने आप लोगों ने देख ही लिया ना कि कैसे उन्होंने यहाँ पे इसको बचाया है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप इस स्टेटमेंट को मैच मत करना कोऑपरेटिव बैंक से। सर ये तो बैंक डूब गई, वहाँ पे आरबीआई क्यों नहीं आए? तो दोस्तों देखिए, जो बड़े बैंक्स होते हैं ना, उसको आरबीआई डूबने नहीं दे सकते, एंड खास करके लिस्टेड बैंक को, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा खराब ये जाएगा ना इमेज कि क्या आपकी कंट्री की बैंक डूब रही है, लिस्टेड बैंक, क्या चल क्या रहा है, क्या पैसे नहीं है क्या आपके पास? तो इसीलिए यहाँ पे रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए आरबीआई को ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट तो यहाँ पे ज़रूर है कि आरबीआई हमेशा येस बैंक के साथ यहाँ पे खड़ा रहते हुए देखने को मिलेगा। अभी कुछ लोग, जब मैं एनपीएस प्रोविजन की बात बोल रहा हूँ ना, कुछ लोगों को लिटरली गुस्सा आया होगा कि सर आपको पता नहीं है कि एनपीएस अभी येस बैंक के ना हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको पता नहीं है कि प्रोविजन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम येस बैंक का अभी हटते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, बिकॉज येस बैंक में हम लोग को रिकंस्ट्रक्शन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों मुझे भी ये बात पता है, बिल्कुल पता है, एंड आप सभी लोगों को पता है कि इससे रिलेटेड भी ये 3 साल का ही पीरियड है, एंड वो भी सारी चीज़ें हम लोग को मार्च में ही ये खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो येस दोस्तों, डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्शन के चलते, रिकंस्ट्रक्शन में मतलब जो एनपीएस हम लोग देख रहे थे 48,000 करोड़ के आसपास जो बैड लोन्स थे, वो येस बैंक सेल करेंगे जेसी फ्लावर को। नो डाउट बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर उनको यहाँ पे वो माल मतलब जो भी उनके एनपीएस है वो बेचना पड़ेगा। बट ठीक है, अभी येस बैंक को अगर वापस शुरू से स्टार्ट करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो येस बैंक कभी भी वापस कमबैक नहीं कर पाएगा। छोटा मोटा जंप आता रहेगा, बट जो बड़े सपने हम लोग देख रहे कि ये 3 डिजिट में जाएगा, ये इसके बिना तो पॉसिबल है नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग को ये सारी चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस देखने को मिल रही है कि येस बैंक अपने जितने भी एनपीएस है वो जेसी फ्लावर को फिलहाल सेल करते हुए देखने को मिल रहा है। शायद से हम लोग को नवंबर या फिर दिसंबर तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो एक खबर सामने आ रही है। तो सर ये तो टेंशन हट गया ना, एनपीए का टेंशन हट गया, प्रोविजन का हट गया। यस डेफिनेटली, आप चाहो तो ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। येस बैंक का एक रीबर्थ हो जाएगा मार्च में, बट जैसे मैंने आपको बताया मार्च में वही सबसे मेन गोल्डन पॉइंट क्या है कि आप एनपीए के साथ हट सकते हो। प्रोविजन वाला प्रॉब्लम भी चलो आपका सॉल्व हो गया, बट जो लॉकिंग वाला पीरियड है वो सबसे मेन क्रूशल पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट है दोस्तों येस बैंक का, कि जब यहाँ पे लॉकिंग हटेगा तो क्या ये बाकी के जो शेयर होल्डर्स है, खास करके बड़े दिग्गज बैंक, क्या वो कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे, इसके हिसाब से सारी बातें हम लोग को पता है यहाँ पे चलेगी। एंड येस बैंक में अगर आप निवेश करने जा रहे हो तो ये पॉइंट आपने दिमाग में रखना होता है, इमोशनली जाके निवेश नहीं करना होता है। स्टॉक मार्केट में इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है, राइट? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी आप लोगों ने भूलना यहाँ पे नहीं है। एंड इसी के चलते जो लोग यहाँ पे पूछते हैं सर टारगेट बताओ ना, येस बैंक कहाँ पे जाएगा, क्या नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा? दोस्तों मैं एक इतना बात तो आपको जरूर कहना चाहूँगा कि येस बैंक डूबेगा तो नहीं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि डूबेगा नहीं मतलब हम लोग पैसा लगा दे पैसा बन ही जाएगा। अगर 5 साल के बाद भी अगर येस बैंक इसी रेंज में रहा, 15-20 रुपए के रेंज में, तो फिर फायदा क्या? तो ऐसी नहीं बात सोचने की डूबेगा नहीं तो हम लोग पैसा लगा ही लेते, क्या नुकसान है करके। तो नुकसान है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आना बाकी है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग हायर लेवल की टारगेट की बात करें, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि सर क्या येस बैंक यहाँ पे 1,000 रुपये तक क्या यहाँ पे जा सकता है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड जेन्युइनली जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप चाहो तो इस बात को डिनाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों 1,000 रुपया डायरेक्टली आप यहाँ पे बात करें, देखिए येस बैंक की अगर हम लोग लाइफ टाइम की हाई की भी बात करें ना, तो येस बैंक आज तक 400 को भी ढंग से क्रॉस नहीं कर पाया। लाइफ टाइम हाई की अगर हम लोग बात करें, जो भी अभी प्राइस देखने को मिल रहा है एडजस्टेड प्राइस उसके हिसाब से, तो 1,000 रुपया बोलना ये थोड़ा सा मतलब इमोशनल, कुछ ज़्यादा इमोशनली हो गया, राइट? अभी तक जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक कभी 400-500 तक नहीं गया, तो 1,000 कैसे? ये तो ऐसे बोलने वाली बात हो गई। जो गली क्रिकेट खेलता है उसने आज तक कभी तक 10 रन नहीं बनाए, एंड वो बोलता है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके 100 सेंचुरी लगा दूंगा। थोड़ा सा साउंड बराबर नहीं करता है ना, बेवकूफ़ी वाली बातें लगती है। तो यहाँ पे येस बैंक को अगर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सर क्या ये 1,000 तक जाएगा, मेरा सबसे मेन पॉइंट क्या रहता है कि डायरेक्टली जो पर्वत की जो चोटी रहती है ना, उसको डायरेक्टली मत देखो कि अगर आप ये बोल रहे हो कि वापस येस बैंक यहाँ तक जाएगा, हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। मतलब अभी येस बैंक कितना चल रहा है, 16 रुपये चल रहा है ना, क्या येस बैंक 30 रुपये पर जाएगा, क्या येस बैंक 50 रुपये पे जाएगा, क्या येस बैंक 100 रुपये पे जाएगा? ये आपके शॉर्ट टर्म टारगेट होने चाहिए। 1,000 रुपये क्या होता है? तो ऐसा बिल्कुल, ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें लगती है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो इतना तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि यहाँ पे येस बैंक के क्या दिन बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली रिकंस्ट्रक्शन के चलते येस बैंक के दिन तो बदल रहे हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये रॉकेट बन जाएगा करके। एंड अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, तेजी होना एंड तेजी टिकना ये अलग अलग बात होती है, राइट? तेजी आ गई तो इसीलिए खुश होकर भागना नहीं होता है उसमें, आपको इसीलिए बिजनेस समझना होता है। एंड अगर मैं अपनी राय अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूं, क्या सर आप येस बैंक में निवेश करना पसंद करोगे, तो दोस्तों मेरा आंसर हमेशा आपके लिए रेडी होता है कि मैं कंपनी के बिजनेस को देखूंगा।
येस बैंक के लिए असली अग्नि परीक्षा मार्च में स्टार्ट होने वाली है, जब उनका रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड बड़े शेयर होल्डर का लॉकिंग पीरियड खत्म यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद मुझे देखना है कि येस बैंक क्या खुद के पैरों के ऊपर खड़ा रह पाएगा कि नहीं। जैसे मैंने बोला कि बड़ा हादसा हुआ था, इनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, हालत बहुत खराब थी, अभी अभी वो आईसीयू से बाहर आ रहा है। और हम लोग ये तो नहीं बोल सकते ना कि सीधा ओलंपिक में ही भागना स्टार्ट करेगा। पहले मुझे देखना है कि क्या ये अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहने के लिए सक्षम है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हमें पता चलेगी? कंपनी के रिजल्ट। 4 बार रिजल्ट ऐसे ही मजाक मस्ती के लिए नहीं लाए जाते साल में। ये शेयर होल्डर को बताने के लिए कि देखो आपका स्टॉक क्या कर रहा है, आपकी कंपनी क्या कर रही है, उसके हिसाब से हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है। तो मेरा टारगेट तो यही रहेगा कि येस बैंक आने वाले नंबर्स में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। और मैं खुश नहीं होऊंगा इमीडिएटली कि अगर येस बैंक एक बार छक्का लगा दे। तो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार अच्छा खेलने वाला प्लेयर कंसिस्टेंसी के साथ वही इंडिया के लिए खेलता है। ऐसा नहीं कि एक बार सेंचुरी लगा दी उसके बाद 10 15 20 30 रन बना रहा है और आउट हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे मतलब आसान एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है कि नेक्स्ट जो आपका येस बैंक का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए वो कंपनी के रिजल्ट को देखकर, बिजनेस को देखकर होना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा हुआ ना दोस्तों, ऑटोमेटिकली ये स्टॉक 16 का आप लोगों को यहाँ पे 40 50 100 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। पर उसके लिए बिजनेस अच्छा होना चाहिए कि नहीं, एंड उसके लिए रिजल्ट देखना इंपॉर्टेंट है। इमोशनली डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिए कि प्लस पॉइंट क्या हो सकता है, माइनस पॉइंट क्या हो सकता है, एंड सबसे अभी लेटेस्ट टफेस्ट चैलेंज क्या है येस बैंक के लिए? मार्च सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद येस बैंक अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहकर कितना बिजनेस कलेक्ट कर पाता है, कितना बैलेंस शीट को स्ट्रांग कर पाता है, पीएनएल को स्ट्रांग कर पाता है, इसके ऊपर ये डिटरमाइन होगा कि येस बैंक भविष्य में कहाँ पे जाएगा। ये आज डिटरमाइन नहीं होगा। सो आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट्स थे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मेरा खराब रहता है बट आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये सारे पॉइंट्स मैं फटाफट कवर करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि बाकी लोग भी इसको यहाँ पे पढ़कर सीख पाए। एंड अगर आपने डीमैट अकाउंट भी अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से सीख पाओ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।